नमस्कार, स्वागत है आपका जी राजस्थान के ई विमर्श के एक और सेशन में। आपके साथ मैं हूं आशीष चौबे। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना काल में कई चुनौतियां प्रदेश के सामने आ खड़ी हुई हैं और बदली परिस्थितियों में सरकार कैसे कर रही है विकास को रफ्तार देने की तैयारी, इसी को लेकर हम कर रहे हैं राजस्थान सरकार के मंत्रियों के साथ में ई विमर्श। तो आज के इस सेशन में हमारे मेहमान हैं श्रम मंत्री टीकाराम जूली साहब, और बहुत बहुत स्वागत है सर ई विमर्श कार्यक्रम में जी राजस्थान के आपका। और इस स्वागत के साथ में मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि बहुत दूर से, चूंकि आप श्रम विभाग देख रहे हैं, श्रमिक जो हैं इस वक्त अगर पूरे देश में देखा जाए, राजस्थान में देखा जाए, सड़कों पर देखा जाए, श्रमिक सबसे ज्यादा नजर आता है, मजदूर जो है, मजदूर वर्ग सबसे ज्यादा नजर आता है। मीलों का सफर कर रहे हैं, कहीं ट्रेन से आप लोगों ने पहुंचाया, कहीं बस के जरिए प्रबंध किए जा रहे हैं। क्या ये मान लें कि राजस्थान सरकार की जो कोशिशें थी वो भरसक रही हैं और मजदूरों या श्रमिक वर्ग जो है उनके लिए बहुत काम हुए हैं? देखिए, राजस्थान सरकार की जो कोशिशें हैं, मैं कहना चाहूंगा कि शायद ही देश में किसी अन्य राज्य ने ऐसी व्यवस्थाएं की हो। पहले दिन से जो व्यवस्थाएं यहाँ राजस्थान के अंदर हुई और उसका नतीजा ये रहा कि आज जो दूसरे स्टेट आज जो काम कर रहे हैं वो राजस्थान आज से 1 महीने पहले कर चुका था। जैसे ही जब दूसरा लॉकडाउन आया उस समय श्रमिकों में एकदम भगदड़ सी मची और श्रमिक हजारों किलोमीटर का पलायन करके चलने लगे। उसी समय राजस्थान सरकार ने निर्णय लिया कि हम स्टेट के अंदर बसें चलाएंगे और हमने बसों के अंदर बॉर्डर टू बॉर्डर उन श्रमिकों को हमने ले जाके उनको छोड़ा। लेकिन उसके 2 दिन बाद ही भारत सरकार की दोबारा गाइडलाइन आई और उन्होंने उस चीज के लिए मना किया। हमने निःशुल्क यात्रा कराई। यूपी जैसे जो प्रदेश हैं उन लोगों ने वहां पे जो श्रमिक थे उनसे किराया भी चार्ज किया, लेकिन हमने निःशुल्क उनको बॉर्डर टू बॉर्डर छोड़ा। उसके बाद भारत सरकार की गाइडलाइन आई कि सबको रोका जाए, किसी भी तरह का कोई भी परिवहन नहीं होगा। तो उसके बाद फिर हमने उनको जो बॉर्डर के ऊपर या अन्य जहां भी श्रमिक जो थे तो उनको उसी जगह पे क्वारंटीन सेंटर बनाए गए और उन लोगों को वहां पे रखा गया और उनको अच्छे से वहां पे व्यवस्था की गई। उनको चाय, उनको लंच, उनको डिनर और यहाँ तक कि उनको मेडिकल की पूरी सुविधाएं, उनको काउंसलिंग और फ्रूट्स तक की भी व्यवस्था राजस्थान के अंदर श्रमिकों के लिए हमने कराई और लगातार इसकी मॉनिटरिंग की गई। सारे हमारे बड़े लेवल के अधिकारी और खुद मैं भी ऐसे कई जगह जाके हम सब लोगों ने इस चीज को चेक किया। बिल्कुल, बहुत सारी कोशिशें राजस्थान सरकार की तरफ से की गई हैं। जैसा हमने देखा कि बसों का प्रबंध करना हो या ट्रेन का प्रबंध करना हो, राजस्थान राज्य से अन्य राज्यों में तो मजदूरों को भेजे जाने की तैयारी बहुत अच्छी दिखाई पड़ी है। लेकिन यहां पर एक प्रश्न यह भी है, राजस्थान से जुड़े हुए जो श्रमिक किसी और राज्य में हैं, वहां से आने में बड़ी दिक्कत हो रही है। कई लोगों के बारे में जानकारी मिलती है, लोग अपनी वीडियो मैसेज के जरिए बताते हैं कि साहब हम फंसे हुए हैं, हमको यहां से निकालने की कोशिशें की जाएं। लेकिन राज्य और राज्य के संबंध जो हैं वो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित हो जाते हैं। तो क्या लग रहा है कि मजदूर जो है वो मजबूर है या राजनीति से इस वक्त मजदूरों का राब्ता हो रहा है राजनीति के कारण? देखिए, ये बात सही है, कई राज्यों ने शुरू के अंदर एकदम मना कर दिया था, जैसे पश्चिम बंगाल है, आसाम है, बिहार है। ये इन्होंने न किसी को आने की परमिशन दी न किसी को जाने की परमिशन दी। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि इन सारी परिस्थितियों से जूझते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जगह बात की और उसका नतीजा ये निकला है कि आज हम बात करें तो लगभग 6 लाख के आसपास लोग राजस्थान के अंदर हम लेके आ चुके हैं। जो प्रवासी राजस्थानी थे उनको हम लेके आए हैं। और एक जो शुरू का जो आंकड़ा था, जब हम लोग ये मानते थे कि जो डिमांड्स है, जो बाहर जो लोग गए हुए हैं वो अगर आना चाहेंगे तो हम ये मानते थे कोई 2 लाख के आसपास ऐसे लोग होंगे तो यहाँ वापिस आना चाहेंगे। लेकिन बाद में जैसे जैसे हमने पोर्टल बनाया, उस आने वाले हैं 11 लाख के आसपास लोग जाने वाले हैं और रोजाना कुछ ना कुछ संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हमने पूरे प्रयास किए हैं और राजस्थान सरकार ने और जगह सामंजस्य बनाने का काम किया है। हमारे जो हमने सभी स्टेट के अंदर नोडल अधिकारी, आईएएस लेवल के अधिकारी, आईपीएस लेवल के अधिकारी वहां पे कोऑर्डिनेशन के लिए हमने लगाए ताकि किसी भी प्रवासी राजस्थानी को कोई परेशानी नहीं आए। और लगातार इस चीज की मॉनिटरिंग की गई और जहां से जो हमारे श्रमिक अगर वापिस नहीं आ पा रहे थे तो उनकी वहीं पे व्यवस्था, उनको खाने की, रहने की सारी सुविधाएं वहां पे मिले, उसके लिए भी राजस्थान सरकार ने पूरे प्रयास किए। एक बात नजर आई, लॉकडाउन के पहले चरण से चौथे चरण में हम आ गए,
तीसरे और चौथे चरण में कुछ छूट भी रही हैं। अब चौथे चरण में चूंकि राज्यों पर पूरा का पूरा भार है कि आप अपने हिसाब से नीति निर्देश तय कर लें, क्या खोलना है, क्या बंद करना है। अब ऐसे में सबसे पहले हमने देखा कि राजस्थान, पूरे देश में राजस्थान ने बहुत सारे मामलों में फैसले सबसे पहले लिए हैं और इसकी तारीफ भी पूरे देश में हुई है। उद्योगों को शुरू करना, कारखानों को शुरू करना, फैक्ट्रीज को शुरू करना, ये सबसे पहले सूबे के भीतर देखने को मिला है। लेकिन श्रमिक चूंकि पहली सीढ़ी है, श्रमिक पलायन कर रहा है। प्रधानमंत्री की तरफ से तारीफ इस फैसले की जरूर हो रही है, लेकिन श्रमिकों के लिए विशेष रूप से क्या प्रबंध कि श्रमिक आए, उसको एक अच्छा माहौल मिले। देखिए, इसके लिए ये जो स्थिति बनी, ये काफी विकट स्थिति बनी है कि जिस प्रकार से जो श्रमिक एकदम चले गए हैं, औद्योगिक संस्थानों से लाखों की संख्या में पलायन हुआ है और लाखों की संख्या में लोग आए भी हैं। तो आज किस कंपनी को किस प्रकार की स्किल्ड लेबर की जरूरत है, वो हम उसको उपलब्ध कराएं। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी पहल की है और एक बड़ा पोर्टल हम बना रहे हैं, ऐसा प्लेटफॉर्म हम यहाँ बना के दे रहे हैं कि हमारा जो युवा है या हमारा यहाँ का राजस्थान का जो श्रमिक है और किसी चीज में वो निपुण है, स्किल्ड लेबर है, जो बाहर से यहाँ पे आ गया है और हमारी यहाँ की इंडस्ट्रीज है जिसको उसी प्रकार के स्किल लेबर की जरूरत है, वो हम उसको उपलब्ध कराएं। तो इसके लिए हमने प्लेटफॉर्म बना दिया है, बहुत बड़ी लेवल पे प्लेटफॉर्म बन रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी खुद इसको लेकर चिंतित हैं कि हमारे यहाँ पे जो उद्योग धंधे हैं वो जल्द से जल्द शुरू हो, ताकि हमारे जो बाहर से जो लेबर आई है उसको भी रोजगार मिले और इकोनॉमी भी सुटेबल रहे। इकोनॉमी आप लोग देखेंगे कि पिछले काफी सालों से लगातार अर्थव्यवस्था गिरती आ रही थी और आज इस 3 माह के अंदर तो बहुत बुरा हाल हो गया है। जब तक हम अर्थव्यवस्था को नहीं सुधारेंगे तो मैं समझता हूं कि हम आगे की सोच भी नहीं सकते, क्योंकि राज्य सरकारों के पास वैसे ही आज की तारीख में बहुत ज्यादा आमदनी नहीं है और वहां केंद्र के अंदर बीजेपी की सरकार है, स्टेट के अंदर कांग्रेस की सरकार है, तो इस वजह से भी राजस्थान को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। तो आज इस चीज को भी देखने की जरूरत है कि हमारी अर्थव्यवस्था जल्द से जल्द सुदृढ़ हो, ताकि हम यहाँ की जो हमारी राजस्थान की जनता का भला कर सके। तो इसके लिए हमने ये प्लेटफॉर्म बहुत बड़े स्तर पे बन रहा है, जिसमें हम जो हमारे उद्योग हैं उनको स्किल लेबर उपलब्ध कराएं। यहाँ का जो युवा है, राजस्थान का जो युवा है जो बाहर से वापस आ गया है या आज तक उसको रोजगार नहीं मिल पाया था, उसको हम रोजगार उपलब्ध कराएं। इसके लिए पूरी प्लानिंग हम कर रहे हैं और उसके लिए अगर किसी स्पेसिफिक किसी ट्रेड का अगर हमें उसको ट्रेनिंग भी देनी पड़ी तो हम उसको ट्रेनिंग भी करेंगे, उसको स्किल भी करा के उस कंपनी को हम उपलब्ध कराएंगे। तो इस प्रकार की हमारी पूरी योजना बन रही है हमारे राजस्थान के युवाओं के लिए और यहाँ की इंडस्ट्री अच्छे से चले उसके लिए। बिल्कुल, कोरोना की वजह से, महामारी की वजह से जो समस्याएं खड़ी हुई वो सबके सामने है, लेकिन कोरोना महामारी में एक बात, जो लोग अपने अपने घरों की तरफ पलायन कर गए, उसमें एक स्थिति और बनती हुई नजर आई, जो जिसका जिक्र भी आपने किया कि हम स्थानीय स्तर पर जो स्किल्ड लेबर है उसको शुरू करने के लिए लोगों की स्किल को तराशने की कोशिश करेंगे। यानी कि जो राजस्थान का व्यक्ति है जो दूसरे राज्य में केवल अपने रोजगार के लिए जाता था, कम से कम उसको स्थानीय स्तर पर काम मिल सकेगा, यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन हालातों को सुधारने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं, क्या लगता है कि बहुत जल्द स्थिति आदर्श हो जाएगी? हाँ, नहीं, आने वाले समय में बहुत ही जल्दी स्थिति अच्छी होगी, इसकी हमें पूरी उम्मीद है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से लॉकडाउन का जो निर्णय हुआ और जिस प्रकार अचानक निर्णय हुआ, ये लॉकडाउन का निर्णय पहले होना चाहिए था और इसमें लोगों को आने जाने की छूट देनी चाहिए थी। जिस प्रकार की अफरा तफरी मची है, इस चीज की प्लानिंग भी केंद्र सरकार को पहले रखनी चाहिए थी कि बाद में इस प्रकार के हालात बन सकते हैं। ये कोई भी स्ट्रेटेजी इसके ऊपर केंद्र सरकार के द्वारा नहीं बनाई गई और उसका नतीजा ये हुआ कि आज हजारों किलोमीटर चलने को मजदूर जो श्रमिक है उसको मजबूर होना पड़ा। वो अपनी जान रास्ते के अंदर एक्सीडेंट में गंवा रहा है, पुलिस के लाठियां वो खा रहा है, भूखे वो चल रहा है और उसका काम भी गया, उसका रोजगार भी गया, उसका पैसा भी गया और उसकी जान भी गई। इन सभी पहलुओं के ऊपर पहले से कोई तैयारी नहीं की गई थी, जिसका खामियाजा मजदूरों को उठाना पड़ा है। ठीक है, लेकिन इन स्थितियों को बहुत हद तक और बड़े अच्छे तरीके से राजस्थान की सरकार, मुख्यमंत्री और उनके जितने भी सहयोगी हैं, चाहे आप हों चाहे और भी आपके तमाम कैबिनेट के सहयोगी, सभी ने बहुत अच्छे से संभाला है। लेकिन एक सवाल बार बार उभर रहा है टीकाराम जूली जी, श्रमिक हैं, बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज, बहुत सारे ऐसे उद्योग धंधों में काम कर रहे थे, सैलरी नहीं मिली,
अब पलायन को मजबूर इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि जहां रह रहे थे वहां से किराया वसूला जा रहा है। मकान मालिक कहता है साहब किराया दो वरना निकल जाओ। ऐसी स्थिति में मजदूर आया इसलिए वो चाहता है कम से कम अपने घर ही पहुंच जाए। फिर भी राजस्थान सरकार की तरफ से हर कोशिश की जा रही है। क्या लगता है कि मजदूरों को हम रोक पाएंगे? और दूसरा सवाल उसके साथ में यह भी कि बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल हैं जहां पर काम करने वाले इस स्तर के लोगों को भी सैलरी नहीं मिल पाई। कुछ संविदा पर काम कर रहे थे, वो कहते हैं साहब हमको 2 महीने का 3 महीने का वेतन नहीं मिल पाया। इस तरह की स्थितियों को कैसे आप लोग कंट्रोल कर पाएंगे, नियंत्रण में रख पाएंगे? देखिए, इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि भारत सरकार ने तुरंत ये एडवाइजरी जारी की कि जो श्रमिक है उसका वेतन रोका नहीं जाए, उसको डिले नहीं किया जाए, उसको काटा नहीं जाए और उसको नौकरी से हटाया नहीं जाए। और इसकी पालना हम करा रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि जिस प्रकार की परिस्थितियां बन रही हैं, कहीं श्रमिक अपील नहीं कर पा रहे हैं, शिकायत नहीं कर पा रहे हैं, कहीं जो बाहर की लेबर थी उसको हमारे जैसे जो भी इंडस्ट्रीज हैं उन्होंने कह दिया कि आप चले जाइए, उनको पैसा देकर उनको भेज दिया। और आज उनके सामने बहुत बड़ी स्थिति खराब हो चुकी है। मैं कहना चाहूंगा कि हमारे सामने जितने भी मामले इस प्रकार के आ रहे हैं उनको हम सॉर्ट आउट करा रहे हैं, उनकी तनख्वाह दवा रहे हैं। हम प्रबंधन से बात करके, कंपनीज जो हैं उससे बात करके, और हमारे पास जितने भी केसेज आए हैं उनको हम लगातार इसकी उनको व्यवस्था की है कि उनका वेतन काटा नहीं जाए, वो हमने उनको दिलवाया है। मैं ये भी कहना चाहूंगा इसके लिए हमने पोर्टल हमारा शुरू कर रखा है, हेल्पलाइन हमारे शुरू कर रखी है, जिसपे जो भी शिकायत करता है तुरंत प्रभाव से हम उसका संज्ञान लेते हुए और उसको उसका वेतन दिलवा रहे हैं। तो वेतन दिलवाने में हम कड़ाई से इस कानून का पालन करा रहे हैं और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी खुद चिंतित हैं। उन्होंने अभी मीटिंग भी ली थी, इसी के माध्यम से भी उन्होंने बात की थी कि भाई किसी भी मजदूर की मजदूरी नहीं रोकी जाए, उसको सैलरी मिले इन दिनों की भी, तो उसका हम पूरा उस कानून की पालना करवाने के लिए हम कृत संकल्प है, कटिबद्ध है और हम उसकी मदद भी करवा रहे हैं। किसी प्रकार से हमारे श्रमिकों को कोई दिक्कत नहीं आए। कई बार क्या होता है, सरकारी जो आदेश होता है उसके आधार पर जो निजी कंपनी है वो अपने यहाँ काम करने वाले कर्मचारी या वहाँ पर काम करने वाला जो श्रमिक है उसको बहुत सारी बातें कहती है। जैसे आपने जिस बात का अभी जिक्र किया कि सैलरी मत काटें, सैलरी ना काटी जाए। लेकिन शुरू में जब लॉकडाउन हमने देखा कि शुरुआती चरण में था तो बहुत सारे ऐसे विभाग, सरकारी विभाग थे, कह रहे थे कि कुछ % सैलरी को रोकेंगे लेकिन वो सैलरी आपको आगे मिल जाएगी। लेकिन जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो कहती साहब सैलरी ही नहीं देंगे, आधी देंगे। तो ये स्थितियां निजी कंपनीज के लिए कोई सरकार की तरफ से निर्देशन जो लिखित में हो, जो एडवाइजरी के तौर पर हो कि अगर आप सैलरी काटते हैं तो कार्रवाई होगी, ऐसा कुछ? कार्रवाई होगी और हमने कई जगह पे मुकदमे भी दर्ज करवाए हैं। इसके अंदर कार्रवाई, ये कानून है, आपको सैलरी देनी पड़ेगी, आप उसको रोक नहीं सकते। ये कोई भाईबंदी नहीं है। भाईबंदी यहीं तक है कि मजदूर की आपकी हम बात करा दें, अगर मजदूर राजी है, किसी बात पे एग्री है तो ठीक है, एग्री नहीं है तो मजदूर को तो सैलरी देनी पड़ेगी। ये कानून है, इसको आप रोक नहीं सकते। इसके खिलाफ हमने कई जगह पे FIR भी दर्ज कराई है कंपनी प्रबंधन पे। और आज भी मैं कहना चाहूंगा, जी न्यूज के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि सभी लोग अपने जो श्रमिक है उनकी सैलरी समय पे दे, उनका भुगतान करें। ये कानून है, कानून आपको उनका भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इसी के साथ में अगर वाइस वर्षा देखते हैं टीकाराम जूली जी, तो चूंकि जितने भी व्यापारिक वर्ग हैं वो कहते हैं साहब हमारे पास भी तो घाटा हो रहा है, हम भी लगातार लॉकडाउन में ठप पड़े हैं, व्यापार हो नहीं पा रहा, आर्थिक गतिविधि हो नहीं पा रही है, पैसा आ नहीं रहा है, इसलिए पैसा हम आगे दे नहीं पा रहे हैं। अब ऐसे में सबसे ज्यादा जो चोट पड़ती है वो पड़ती है दिहाड़ी मजदूरों के ऊपर, जो उनके साथ में कहीं ना कहीं काम कर रहे थे या जो बहुत कम सैलरी पर काम करने वाले। ऐसे श्रमिकों के लिए क्या कोई ऐसे पैकेज की भी आप लोग तरफ सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, या ऐसे व्यापारिक वर्ग को कोई ऐसा पैकेज आप लोग अपने स्तर पर, राज्य सरकार के स्तर पर देना चाहते हैं जिससे ये सारी गतिविधि चलती रहे अच्छे से? देखिए, पैकेज की जहां तक बात करें तो केंद्र सरकार ने बहुत बड़ा पैकेज जारी किया है, 20 लाख करोड़ रुपए का, 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज जनता के लिए आएगा। अब वो आता कितना है ये तो समय बताएगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, आप जो कह रहे हैं वो बात भी कहीं किसी हद तक ठीक है कि कई ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जिनका खुद ही गुजारा नहीं हो पा रहा और वो ऐसे समय वो सैलरी कहां से दें। तो उनके लिए जो मदद हम कर सकते हैं, उनके बिजली का है, पानी का है, उनके टैक्स के हैं, वो ऐसे सारे मैटर हैं, उन पे सरकार गौर कर रही है। उनको आगे सरकाना है या उनको अभी डिले कर देंगे, डेफर कर देंगे और बाद में उससे इस चीज का भुगतान करवा लिया जाए या आपको रियायत हम दे सकते हैं वो दे दी जाए। तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी चिंतित है और निश्चित तौर पर ऐसे जो उद्योग हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज हैं,
उनकी कोई ना कोई मदद सरकार जरूर करेगी, लेकिन इस चीज का सहारा लेके हम मजदूरों का भुगतान नहीं रोक सकते। ये कहीं भी लागू नहीं होता है, आपको भुगतान तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। बार बार सरकारों से जब भी कोई बात आती है तो हर आम जनता जो है, या श्रमिक वर्ग हो, व्यापारिक वर्ग हो, कोई भी हो, सर्विस पेशा वाला कोई भी हो, या आम लोग हो, हर कोई सरकार की तरफ निगाहें बांधकर देखता है कि हो सकता है कि कुछ हमें मिलेगा। अब चूंकि ऐसी समस्या में आ चुके हैं सारे श्रमिक वर्ग या व्यापारिक वर्ग, सरकार के पास कोई ऐसी प्लान, कोई ऐसी सिस्टम बनाने की तरफ हो रहे विचार से जुड़ी हुई कोई बात जिसके आधार पर यह लगता है कि हम सारी चीजों को कंट्रोल कर ले जाएंगे, जो आर्थिक रूप से सूबा पिछड़ा भी होगा उसको इतने समय, क्योंकि हर चीज को एक टारगेट लेकर सरकार भी चलती है, चाहे जब सरकार बनी गहलोत सरकार तो 100 दिन का, फिर 1 साल का, हर तरह से जब टारगेट होता है, तो क्या इस बार कोई टारगेट ऐसा सरकार ने लिया है कि सब सुधार लेंगे इतने दिनों में? हमने प्राथमिकता यही रखी, सबसे पहले 2,500 रुपए हमने गरीबों के खाते में डाले, लगभग 31 लाख लोगों के खाते में हमने ये राशि डाली। 78 लाख लोगों के खाते में हमने उनकी 2 माह की पेंशन डाली। उसके बाद भी जो पेंशन आ रही है वो भी हम पहले ही सप्ताह में, अप्रैल में पहले सप्ताह में दे दी, मई में भी पहले सप्ताह में दे दी। ये काम हमने किया। साथ साथ गाँव के अंदर जो रुकने के लिए वहां पे जो मजदूर है उसको मजदूरी देने के लिए नरेगा जैसी जो स्कीम है, जो एक एक्ट है, जो कानून है, उसके लिए हमने शुरुआत कराई ताकि गांव के अंदर लोगों को रोजगार मिले। और जब तक हम गरीब आदमी को मजबूत नहीं करेंगे, उसकी परचेजिंग पावर नहीं बढ़ाएंगे, तब तक और जो दूसरे बिजनेस है वो नहीं चल पाएंगे। ये हमें देखना पड़ेगा। गहलोत जी ने इसके लिए कहा भी है, उन्होंने केंद्र सरकार से भी अनुरोध किया है कि जब तक हम गरीब की जेब में पैसे सीधा नहीं डालेंगे तब तक अर्थव्यवस्था सुधरने वाली नहीं है। तो हमने पूरे प्रयास किए हैं उसको किसी भी प्रकार से उसको संबल देने का, उसको भोजन, उसको राशन, उसको दाल, उसको गेहूं, राशन की किटेज, इस प्रकार का पूरा हमने प्रबंध कराया है ताकि गरीब आदमी है वो बेचारा परेशान नहीं हो और उसकी हालत भी सुधरे। इसके लिए राजस्थान सरकार की तरफ से बहुत अच्छे कदम उठाए गए। और मैं कह सकता हूं, जब ये बात आई थी उस समय गहलोत जी ने कहा था कि भूखा सोने मरने की तो बात छोड़ दीजिए, मैं राजस्थान के अंदर किसी को भूखा सोने नहीं दूं। बिल्कुल। और आपने देखा होगा कितना नीचे के स्तर पे इसमें काम हुआ और लोगों तक भोजन और खाद्यान्न सामग्री भिजवाई गई। निश्चित रूप से। और बाहर से आने वाले जो प्रवासी हैं उनका भी बार बार कहना, जब भी कैमरा उनके सामने या माइक उनके सामने जाता है तो वो ये कहते भी हैं कि बहुत काम हो रहा है और हमें बहुत रियायत भी मिलती है, बहुत सुविधाएं भी मिल रही हैं। भामाशाह भी आगे आ रहे हैं। लेकिन एक बड़ा हिस्सा ऐसा भी है जो स्थानीय परिवहन में बहुत रोल अदा करता है, जो ऑटो चालक हैं, जो ई रिक्शा चलाते हैं। क्या लगता है इनके लिए कुछ विशेष प्रबंध हो सकेंगे? क्योंकि अब ये भी कहा जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, आप उतनी सवारी नहीं बैठा सकते, तो अब अगर सवारी नहीं बैठाते हैं तो किराया बढ़ जाता है जो सवारी है उसका। तो इसको कंट्रोल करने के लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म लेकर आएंगे? जी, इस प्रकार का मैकेनिज्म जरूर लेके आएंगे। खास तौर से जो एकदम ही छोटे बिजनेस है, चाहे ऑटो का है, रिक्शा का है और इस प्रकार के जो है, इनके लिए निश्चित तौर पर कोई ना कोई व्यवस्था सरकार करेगी ताकि इन लोगों पे किसी प्रकार का कोई बोझ नहीं आए। अभी जैसे कि बैंक की किस्तें हैं उनको डेफर कर दिया गया है कि भाई आप अभी आपको किस्त जमा कराने पे कोई पाबंद नहीं करेगा, आप बाद में किस्तें जमा करा सकते हैं। तो सरकार की तरफ से जो रियायत हम दे सकते हैं वो अभी भी दे रहे हैं और आगे भी इसके लिए हम जरूर प्रयास करेंगे कि और भी रियायत हम दे सके। ठीक है, एक अंत में सवाल आपसे लेना चाहते हैं, जो भी केंद्र सरकार की तरफ से हो रहा है, जो राज्य सरकारें कर रही हैं, लेकिन तालमेल को लेकर कोई सुझाव केंद्र को? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि सभी राज्यों की एक जैसी स्थिति नहीं है। हाँ। जम्मू कश्मीर की स्थिति अलग है, कर्नाटक तमिलनाडु की स्थिति अलग है, आसाम की स्थिति अलग है, राजस्थान गुजरात की स्थिति अलग है, महाराष्ट्र उड़ीसा की स्थिति अलग है। जिन राज्यों की जिस प्रकार की स्थिति है उस स्थिति के अंदर राज्यों को केंद्र सरकार सहयोग करे, मदद करे। जैसे जब से जीएसटी आया है आप ये देखेंगे कि राज्य सरकारों के हाथ में ज्यादा कुछ नहीं रहा है, सारा कुछ सब कुछ केंद्र सरकार के पास चला गया है। और जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पे मैं समझता हूं कि बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है। मोदी जी तारीफ जरूर करते हैं गहलोत साहब की, लेकिन अच्छे काम के लिए कुछ केंद्र सरकार से कोई प्रोत्साहन मिलता तो उसका एक और भी अच्छा मैसेज आता। एक सवाल और, एक सवाल का जवाब और दीजिएगा टीकाराम जूली जी। एक सवाल का जवाब और मैं आपसे चाहूंगा, एक सवाल का जवाब, माफ कीजिएगा आपको रोक दिया, एक सवाल का जवाब बहुत जल्दी से, कि अपनी ही सरकार को जो विभाग होते हैं वो भी सुझाव देते हैं, श्रम विभाग की तरफ से कोई सुझाव मुख्यमंत्री तक पहुंचाने के लिए? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद ही हमसे सुझाव भी मांगे हैं कि इस प्रकार के कोई
हम कानूनों में ढील ऐसी दे सकते हैं जो श्रमिकों को कोई दिक्कत नहीं आए और इंडस्ट्रीज को भी फायदा हो। इस प्रकार का काम हम कर रहे हैं। बाकी श्रम विभाग की जो योजनाएं हैं, जो स्कीमें हैं, उनका बजट हम जल्दी से जल्दी जारी करें ताकि लोगों को इस चीज का फायदा मिल सके। लेकिन क्योंकि इसमें भी आप लोग देखेंगे कि पिछली गवर्नमेंट ने कोई भुगतान नहीं किया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया टीकाराम जूली जी। वक्त की चूंकि थोड़ी सी पाबंदी है, इसलिए शुक्रिया करना पड़ रहा है। बहुत अच्छी बात हुई आपसे, और जो आपने बातें कही हैं निश्चित रूप से ये लोगों के लिए, जो राजस्थान के लोग हैं उनके लिए बहुत कारगर साबित होंगी। आपके विभाग से जुड़े हुए जितने लोग हैं उनके लिए बहुत कारगर साबित होंगी। ई विमर्श के मंच पर बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो कुल मिलाकर श्रम मंत्री टीकाराम जूली से बात कर रहे थे। बहुत सारी बातें उन्होंने सरकारी स्तर पर जो काम किए जा रहे हैं इस लॉकडाउन के पीरियड में, कोरोना काल में, वो श्रम से जुड़े हुए लोगों के लिए क्या कुछ प्रबंध हैं सरकार के, उस पर उन्होंने जवाब दिए। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।